हेलो, नमस्ते चाची जी। मैं पुष्पा बोल रही हूँ। क्या मोनिता से बात हो सकती है? उधर से किसी लड़की की बड़ी मीठी आवाज़ आई। एक पल को निर्मला जी याद करने लगी कि यह मोनिता की किस दोस्त की आवाज़ हो सकती है। उन्हें आवाज़ बिल्कुल अलग सी लगी, लेकिन आवाज़ बेहद आत्मीयता भरी हुई थी। तभी अचानक जैसे उन्हें याद आ गया, अरे पुष्पा तो मोनिका की होने वाली जेठानी का नाम है। उसका फ़ोन अभी क्यों आया होगा? यह सोचते हुए उन्होंने भी अपनी आवाज़ में पर्याप्त मधुरता लाकर पूछा, अच्छा कैसी हैं आप? अभी बुलाती हूँ मोनी को। और फिर उन्होंने अपनी लाडली बेटी मोनिता को आवाज़ दी। उस वक्त मोनिता शायद अपना लहंगा ट्राई कर रही थी, सो वह लहंगा पहन कर ही आ गई और किलक कर पूछा, क्या है माँ, आप मुझे क्यों बुला रही हैं? मोनिता ने लहंगे का घेर फैलाते हुए गोल गोल घूमते हुए पूछा। तब निर्मला जी ने चुपके से उसके कान में कहा कि तुम्हारी होने वाली जेठानी पुष्पा का फ़ोन है। उनकी बात सुनकर मोनिता इतराकर खुश होकर फ़ोन उठाने चली गई और निर्मला जी अपनी बेटी को निहार करके उसकी बलायां लेने लगी। आहा, मेरी लाडो अभी से ही इतनी सुंदर लग रही है तो दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगेगी। इधर एक माँ अपनी बेटी को दुल्हन की वेश में कल्पना कर करके मन मुदित हो रही थी और उधर थोड़ी देर मोनिता पुष्पा से बात करती रही। फिर जब फ़ोन रख कर आई तो बहुत ही उदास लग रही थी और चुपके से लहंगा उतार कर वह अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगी। निर्मला जी के लिए अपनी प्यारी बेटी का यह रूप बेहद अप्रत्याशित था, क्योंकि वह एक खुश मिजाज लड़की थी और अक्सर खुश रहती थी। और जब से उदय के साथ उसकी शादी तय हुई थी, उन्होंने उसे हमेशा हंसते हुए ही देखा था। एक तो उदय ने खुद उसे पसंद किया था और दूसरा मोनिता को भी उदय खुले विचारों वाला लगा था। निर्मला जी खुद अपनी बेटी के भाग्य पर धन्यवाद देती रहती थी जो उन्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया था। तो अभी ऐसा क्या कह दिया था उस पुष्पा ने कि उसकी हंसने खिलखिलाने वाली बेटी उदास हो गई थी। यही सोचकर वो अपनी बेटी के कमरे में गई। जैसे ही उसका चेहरा उठाया तो मोनिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जब निर्मला जी ने उसे बहुत पूछा कि ऐसी क्या बात कह दी पुष्पा ने जो तुम इतना उदास हो गई हो, तब मोनिता रोते रोते बोली, मम्मी, पुष्पा दीदी कह रही थी कि शादी उस घर में हुई तो मैं बहुत दुखी रहूँगी, क्योंकि मेरी सास बहुत कर्कश है और पति को तो बस अपने बस में करके रखती है। तो दोनों बेटे सिर्फ उसी की बात मानते हैं। और एक बात उन्होंने ऐसा कह दिया कि बस बोलते बोलते मोनिता संकुचा कर चुप हो गई। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है? जो कुछ भी हो मुझे तुम साफ साफ बताओ। अब उनकी आवाज़ में एक खींच भी शामिल हो गई थी। मम्मी, वह कह रही थी कि अमन अच्छा नहीं है, इसलिए वह लोग शादी में कोई दहेज भी नहीं ले रहे हैं और 3 दिन के अंदर शानदार शादी कर रहे हैं। मोनिता की आवाज़ सुनकर निर्मला जी को लगा कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, लेकिन उन्हें अगले ही पल मोनिता कर अवैध हरि का दामन थामा और पूछा, अच्छा तो तुमने पूछा नहीं कि यह बात उसे कैसे पता चली? अरे शादी के बाद ही तो मालूम पड़ता है और कोई ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं पता माँ, कहकर मोनिता फिर से सिसकने लगी। अब तो निर्मला जी को बहुत ही अजीब लग रहा था। वह सीधे अपने पति की कमरे में गई और उन्हें सब कुछ बताते हुए अपनी चिंता जाहिर की। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह जेठानी देवरानी का भला सोचे? जरूर इसमें पुष्पा की कोई चाल होगी। वह नहीं चाहती होगी कि हमारी बेटी शादी करके उस घर में जाए। निर्मला, तुम कुछ भी कहती रहती हो। मैं तो कहता हूँ कि ये पुष्पा बहुत समझदार है, जो शादी के पहले हमारी बेटी को लड़के की असलियत बता रही है। मुझे तो इस पुष्पा पर ही शक हो रहा है। अच्छा, पुष्पा पर क्यों शक हो रहा है? जब उसके पिता ने पूछा तो निर्मला जी मुंह बनाकर बोली, अरे हमने भी दुनिया देखी है, भला कोई जेठानी देवरानी का भला क्यों चाहेगी? इसलिए वह मोनिता को भड़का रही है ताकि मेरी सुगढ़ बेटी उस घर पहुंच गई तो उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। आखिर रूप और गुण दोनों में ही अपनी बेटी से 19 ही है। अविनाश जी बोले, तुम्हारी बात ठीक है,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पुष्पा सही कह रही है, क्योंकि वह लड़का पूरे समय चुपचाप ही था और अपनी तरफ सोचने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। आप भी अजब करते हैं जी। कोई लड़का जब लड़की देखने आएगा तो पहली बार लड़की को थोड़ी ना घूर घूर कर देखेगा। इसे तो आप उस लड़की की शराफत समझिए और शक मत कीजिए। निर्मला जी ने ऊपर से कह तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर अब उनका मन में संसाकित हो चला था। अपने पति की बातों से निर्मला जी संतुष्ट नहीं हुई। उन्हें पुष्पा की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी और बार बार उनका मन अपनी बेटी मोनिता के भविष्य को सोचकर डर जाता था। इसलिए उन्होंने फिर से पुष्पा को फ़ोन करने की सोची और पति के मना करने के बावजूद उन्होंने पुष्पा को फ़ोन लगा ही दिया। पुष्पा निर्मला जी को यही कहा, वह अभी सारी बातें फ़ोन पर नहीं कर सकती, एक बार मिलकर ही बात हो सकती है। निर्मला जी ने उसे घर पर ही आमंत्रित कर लिया ताकि आराम से बातें हो सके। पुष्पा ने कहा कि कल वह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ते हुए रास्ते से आकर उनसे बात करेगी। उस रात निर्मला जी सो नहीं पाई। वैसे जाग तो अविनाश जी भी रहे थे और बेटी के भविष्य की चिंता उन्हें भी खाए जा रही थी। उधर मोनिता भी बार बार सिसक कर रो रही थी। तभी तो वह अपने और अमन की सगाई की तस्वीर देखती। उसको भी कई बार मन कर रहा था कि वह पुष्पा से भी बात करे या पुष्पा को फ़ोन लगाए, लेकिन फिर चुप रह जाती थी और रोने लग जाती थी। तभी अचानक मोनिता की फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर मोनिता ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और सोचा, इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है। अभी तक उसने पुष्पा का नंबर अपने फ़ोन में नहीं सेव किया था, इसलिए उसे वह अननोन नंबर ही लग रहा था। फिर भी कुछ सोचकर मोनिता ने फ़ोन उठा लिया। उधर से पुष्पा ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, सॉरी मोनिता, मुझे लग ही रहा था कि तुम अभी जग रही होगी। ऐसी बातें सुनकर किसी भी लड़की को नींद कैसे आ सकती है। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? दीदी, आपने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मोनिता ने बेहद कमज़ोर स्वर में कहा। तो उधर से पुष्पा ने कहा कि मुझे तो लग ही रहा था कि तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मोनिता ज़रा तुम सोचो, मुझे तुम्हें झूठ बोलकर क्या मिलेगा बताओ? हाँ तो आपको मुझे सच बोलकर भी क्या मिलेगा? मोनिता का मन अमन पर अविश्वास करने को नहीं हो रहा था, इसलिए वह पुष्पा से उलझ पड़ी। मोनिता के स्वर की नाराज़गी को नज़रअंदाज कर पुष्पा बोली, सारी बातें मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती। कल तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारे घर बुलाया है, उसी वक्त सारी बातों का खुलासा कर दूंगी। पुष्पा की बात सुनकर मोनिता चौंक गई। अच्छा ठीक है, कल ही सब सच पता चल जाएगा, लेकिन आप झूठ मत बोलना, सच बोलना, कहकर मोनिता ने फ़ोन रख दिया। अब मोनिता के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मम्मी ने पुष्पा को घर पर बुलाया है और मुझे बताया भी नहीं। सुबह जब मोनिता ने माँ से पूछा कि माँ, आपने मेरी होने वाली जेठानी को घर पर बुलाया है और मुझे बताया भी नहीं, मोनिता तो नाराज़ होकर अपनी माँ से पूछ रही थी। लेकिन जैसे उसने माँ का चेहरा देखा तो आंसू से भीगा हुआ चेहरा देखकर उसे समझ नहीं आया कि माँ उसकी बात से नाराज़ होकर रो रही है या किसी और बात से रो रही है। माँ ने अपनी गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और भरे गले से कहा, बेटा, हमने तुझे बड़े नाज से पाला है और तेरा विवाह भी हम लोग बहुत धूमधाम से करने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात से खोट पड़ गया है। अभी तेरे होने वाली जेठानी की बात भी सुन लेते हैं, क्या पता वह सच बोल रही हो। अगर वह सच कह रही होगी तो यह रिश्ता ना होना ही बेहतर है। मोनिता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ सही चल रहा था। अब पुष्पा दीदी ऐसा क्या कहने वाली हैं जो वह लोग नहीं जानते हैं और जिसकी वजह से यह शादी टूट भी सकती है। खैर, दोपहर में पुष्पा जब आई और उसने सब कुछ खोलकर बताया तब मोनिता के माता पिता और मोनिता को भी समझ में आया कि पुष्पा उस घर में रहकर यह सब झेल चुकी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की यह सब झेले। उसके अंदर कोई ईर्ष्या या जलन की भावना नहीं थी, बस परोपकार की भावना थी। पुष्पा ने बताया कि सासू माँ बहुत कर्कश स्वभाव की हैं और वह बेटा बहू को बिल्कुल मिलने नहीं देती हैं। उन्हें यह भी नहीं पसंद कि बेटा बहू आपस में समय गुजारे, पोता पोती जन्म ले। वह चाहती हैं कि बेटा सिर्फ
अपनी माँ की पूजा करते रहे, उम्र भर सिर्फ माँ के आगे पीछे डोले। और बेटे भी कुछ कुछ ऐसे ही माँ के भक्त हैं कि माँ के आगे उन्हें दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता। इस पर निर्मला जी ने कहा, तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तुम क्यों साथ में रह रही हो? तुम्हारी तो एक बेटी भी है। सही कहा आपने। बस चाची जी, यही एक वजह है कि मेरी एक बेटी भी है, इसलिए मैं विरोध नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी होकर तुरंत कुछ कमाने लगूं, इसलिए धीरे धीरे मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी बेटी का खर्चा भी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इस घर में बहू पर इतना अत्याचार होता है कि बहुएं रह नहीं सकती, लेकिन ऐसे अत्याचार को तो रोका जाना चाहिए। अब मोनिता के पापा से नहीं रहा गया तो बोल पड़े। सिर्फ अत्याचार होता तो और बात थी, लेकिन यहाँ तो मोनिता के साथ और भी अन्याय होने वाला है, पुष्पा ने दबी जबान से कहा। तब निर्मला जी ने कान खड़े हो गए। मोनिता भी उत्सुक हो गई कि अब ऐसा क्या बोलने वाली हैं पुष्पा। फिर पुष्पा ने बताया कि मोनिता का होने वाला पति अमन पहले से किसी लड़की से प्यार करता है और वह शादी सिर्फ दहेज और माता पिता के दबाव में आकर कर रहा है। मोनिता को कभी पति का प्यार तो मिल नहीं सकेगा। पूरी बात सुनने समझने के बाद मोनिता के माता पिता समझ गए कि वह लोग यह शादी सिर्फ दहेज के लिए कर रहे थे और उन्हें मोनिता की खुशियों या सुख से कोई महत्व नहीं था। सो उन्होंने 2-3 दिन रुककर उन्हें ना का जवाब दे दिया। उस परिवार से तो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन अब मोनिता और पुष्पा में एक रिश्ता बन गया, दोस्ती का और बड़ी बहन का। मोनिता और पुष्पा हमेशा के लिए दोस्त बन गई। मोनिता उसे दीदी मानती और पुष्पा उसे छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। दोस्तों, आज पुष्पा जैसे लोग बहुत कम जो किसी की भलाई के लिए सच बोलने का दम रखते हों। शादी विवाह में और रिश्तों में कई बार झूठ बोला जाता है और उसके बाद लड़कियां उम्र भर के लिए एक ऐसे रिश्ते में बन जाती हैं जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता। पुष्पा ने सही समय पर मोनिता के माता पिता को आगाह करके मोनिता को एक ऐसे अनचाहे रिश्ते में बंधने से बचा लिया था। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ, अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसे लोग हैं तो पुष्पा जैसा बनकर किसी की ज़िंदगी नरक होने से ज़रूर बचाएं।